जय हिंद भाई सबको। फिर आज दिन भाई एक बार आप लोगों के बीच में उज्जवल परिवार की तरफ से अपनी क्लास लेकर के। चलिए दोस्तों, आज का पहला ही क्वेश्चन है। अभी हाल ही में चर्चा में रही भाई आपकी पिछले दिनों में स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, उसके ऊपर बात करेंगे। चलिए भाई, पहला ही क्वेश्चन आप लोगों का, समानता की मूर्ति स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका समानता की मूर्ति। समानता की मूर्ति को लेकर के यहां पर बात हो रही है भाई। समानता की मूर्ति का संबंध किससे रहा है? किससे रहा है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका, ये पहला ही क्वेश्चन है। देखिए, समानता इक्वलिटी ऑफ स्टैच्यू की हमने यहां पर बात करी है। इक्वलिटी ऑफ स्टैच्यू का जो संबंध है किस संघ से रहा है, तो पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर ले लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। देखिए, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी की अगर हम यहां पर बात करते हैं तो इसका जो संबंध है ये संत रामानुजाचार्य से रहा है। किससे रहा है? तो सबसे पहले तो इसका आंसर ले लेते हैं, उसके बाद इसके ऊपर हम यहां पर बात करेंगे। तो संत रामानुजाचार्य किससे संबंध रहा भाई? संत रामानुजाचार्य से इसका संबंध रहा है। ये जो संत थे, इन्होंने भी वर्ण व्यवस्था को लेकर के इन्होंने इक्विलिटी की बात करी थी। इन्होंने समाज में बहुत सारी शिक्षाएं देने की बात करी थी, जागरूकता की यहाँ पर बात करी थी इन्होंने। चलिए, इनकी एक फोटो लगाई गई है, इसको नाम दिया गया है समानता की मूर्ति या इक्विलिटी ऑफ स्टैच्यू का यहाँ पर इन्हें नाम दिया गया है। चलिए आगे बात करते हुए देखिए, इनकी स्मृति में और कब इसका उद्घाटन किया गया। इसका जो उद्घाटन हुआ है, इसका उद्घाटन की अगर हम बात करते हैं, उद्घाटन जो हुआ है ये हुआ है भाई, इनका जो उद्घाटन हुआ ये आपका 1000वीं जयंती थी इनकी। 1000वीं जयंती पर 1000वीं जयंती थी 1000वीं। और इस जयंती को कब? 5 फेब 2022 को इसका उद्घाटन हुआ भाई। इनका उद्घाटन हुआ कहां पर भाई? किसके द्वारा किया गया ये उद्घाटन? तो ये पीएम मोदी के द्वारा भाई। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री मोदी साहब ने इसका क्या किया है? उद्घाटन किया है। इनकी याद में इसका उद्घाटन किया, संत रामानुजाचार्य की याद में इसका उद्घाटन किया गया। 5 फरवरी को किया गया। कहां पर? इस थोड़ी सी मूर्ति की बात कर लेते हैं। देखिए, विश्व के अंदर सबसे बड़ी बैठी हुई स्थिति में अगर हम बात करते हैं, बैठी हुई स्थिति की जो फोटो है, तो विश्व में बैठी हुई स्थिति में बैठा हुआ बंदा है, यानी कि रामानुजाचार्य की जो बैठी मुद्रा के अंदर ये जो मूर्ति है, विश्व में बैठी मुद्रा में सबसे बड़ी मूर्ति है भाई। मुद्रा में सबसे बड़ी मूर्ति है भाई, सबसे बड़ी मूर्ति कह सकते हैं, धातु की बनी सबसे बड़ी मूर्ति है। अब धातु की बात आई यहां पर, तो ये किससे बनी है? तो ये पंचलोहों से बनी है भाई, पंचलोहों। अब पंचलोहों का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर 5 धातुओं का मिश्रण किया गया है। इनकी जो मूर्ति है, इस मूर्ति में कितने धातुओं का मिश्रण किया गया है? 5 धातुओं का मिश्रण किया है, जिसमें आपका क्या है? कौन कौन सी धातु? 5। देखिए, सोना है भाई, ठीक है, सोना, चांदी है भाई, तांबा है, सोना, चांदी, तांबा, जस्ता भाई, जस्ता, सोना, चांदी, तांबा, जस्ता। इसके अंदर क्या किया गया? और पीतल, प्लस में पीतल का यूज इस मूर्ति को बनाने के लिए किया है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। पूछ लेगा कि इसे किस धातु से बनाया है, तो पंचलोह से बनाया है। और पंचलोह का जो संबंध है वो किससे? 5 धातुओं से है, सोना, चांदी, तांबा, जस्ता और पीतल का इसके अंदर सम्मिश्रण किया गया है। इसका क्या किया गया है? मिश्रण किया गया है। इस मूर्ति की अगर हम बात करते हैं तो इनकी याद में बनाया संत रामानुजाचार्य जी में। तो 5 फरवरी को क्या हुआ है? इसका उद्घाटन हुआ। इसकी हाइट की बात करें तो 216 फीट इसकी क्या भाई? 216 फीट इसकी हाइट है। तो इस मूर्ति की जो हाइट है कितनी? 216 फीट ऊंची है। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी 216 फीट है हाइट है इसकी। ओके, तो साथ ही हम बात करें इसे भद्र वेदी नाम के, किस पर भाई? भद्र वेदी जो नाम का एक भवन है, उसकी जो हाइट है वो कितनी भाई? 54 फीट हाइट है। उसके ऊपर इस मूर्ति को बनाया गया। भद्र वेदी नाम के 54 फुट ऊंचे भवन पर, या ऊंची जो भवन उस पर इसको स्थापित किया है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए भाई, ठीक है। ओके, हैदराबाद का दौरा किया था किसने? 50वीं वर्षगांठ थी भाई, इससे जुड़ी बात है भाई। पीएम साहब ने, किसने भाई? हमारे जो पीएम साहब थे, उन्होंने हैदराबाद का दौरा किया था।
हैदराबाद का दौरा किया था। उस हैदराबाद के दौरे के दौरान इन्होंने इसका उद्घाटन किया था। तो 50वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी वहां पर। भाई किसकी 50वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी? तो ये इंटरनेशनल कोर्प्स रिसर्च, हम इसकी सीधी सी बात करते हैं, ICRISAT जो था, इसकी 50वीं वर्षगांठ पर हैदराबाद में हमारे पीएम साहब गए थे। और वहां पर जाकर के जब इसकी 50वीं वर्षगांठ पर गए तो वहां पर इन्होंने इसका भी उद्घाटन किया, जो कि आपका चर्चा का विषय है, समानता की मूर्ति का संबंध की अगर हम बात करें। देखिए बताने को बहुत सारी चीजें हुई यहाँ पर सारी की सारी चीजें यहाँ पर आपको संभव नहीं है। ठीक है भाई, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी और दुनिया की ये विशेष तौर पे याद रखना आपने, दुनिया की बैठी मुद्रा में सबसे ज्यादा, दुनिया की बैठी हुई मुद्रा में सबसे ज्यादा ऊंची मूर्ति में इसकी गिनती होती है। अगर धातु की बात करें तो पंच लोह से बनी हुई है, 216 फीट इसकी हाइट है। भद्रवेदी नामक भवन के ऊपर इसको बनाया गया है। हैदराबाद के दौरे पर जब हमारे प्रधानमंत्री साहब गए थे तो वहां पर इसका क्या किया गया है? उद्घाटन किया है। ये भी आप लोगों को पता होना ही चाहिए। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अभी हाल ही में बहुत शानदार क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर हम इसका जो भी आपने नोट किया हो तो ठीक है, इसको आगे बढ़ाते हैं भाई, इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, अभी हाल ही में आपका जो सुपर कंप्यूटर है उसको कमीशन किया है, संस्था ने कमीशन किया है। तो किसके द्वारा आपका वो सुपर कंप्यूटर बनाया गया है, क्या उसकी विशेषताएं हैं, क्या उसके ऊपर हम यहाँ पर थोड़ी सी बात करेंगे। कल की जो क्लास थी भाई थोड़ा सा उसके अंदर कुछ टेक्निकल इफेक्ट था, कुछ डिस्टर्बेंस था उसके अंदर, थोड़ा सा ठीक से नजर नहीं आ रहा था। तो लेकिन वॉइस क्लियरिटी ठीक थी उसके अंदर, जो थोड़ा सा विजुअलिटी थी वो थोड़ी सी बार बार जो नहीं सा हो रहा था भाई, वो कुछ गड़बड़ थी उसके अंदर क्लास के अंदर। अगर आप लोग मैसेज करेंगे तो शायद मैं उस क्लास को दोबारा भी दे दूं, ठीक है, दोबारा भी डाल दी जाएगी वो क्लास। अगला भाई आपका क्वेश्चन है, भारत का सबसे तेज कंप्यूटर अभी हाल ही में जिसे कमीशन किया गया है उसका नाम क्या है? भारत का सबसे तेज कंप्यूटर है परम, जो आपका वेग है, जिसको किया गया अभी हाल ही में सबसे तेज कंप्यूटर है, जिसको कमीशन किया गया है, जिसको हम शामिल किया गया है, उसके ऊपर हम यहाँ पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन जो आपका, ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि टेक्नोलॉजी से जुड़ा क्वेश्चन है, तो जरूरी है कि आप लोगों को इसके बारे में भी जानकारी हो। क्वेश्चन नंबर 2 है आज का। देखिए भारत का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है जिसको कमीशन किया है? भारत का सबसे तेज कंप्यूटर जिसे कमीशन किया गया है, जिसे कमीशन किया गया कौन सा है? भारत का सबसे तेज गति से, आपको पता है भारत का सबसे पहला अगर हम बात करें तो वो था आपका परम। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? परम था। किसने बनाया था? सीडेक ने बनाया था। ये सारी जानकारी भी आप लोगों को है। इसके ऊपर हम बात करते हैं। देखिए IISc आपका भारतीय विज्ञान संस्थान, भारतीय किसके द्वारा भाई? भारतीय विज्ञान संस्थान, भारतीय विज्ञान संस्थान के यहाँ पर बात करेंगे। IISc के द्वारा बेंगलुरु के द्वारा इसको क्या किया गया है? कमीशन किया गया है। परम प्रवेश नामक सबसे कंप्यूटर को क्या किया है? कमीशन किया है। और उसका नाम क्या है सबसे तेज? तो ये आपका परम प्रवेग जो कंप्यूटर है, सबसे तेज गति का जो नई जनरेशन का जो फिलहाल कंप्यूटर है, परम प्रवेग को आपके भारतीय विज्ञान संस्थान IISc ने क्या किया? इसे कमीशन किया है, अपनी संस्था में इसको क्या किया है? शामिल किया है। तो सबसे तेज गति से चलता परम प्रवेग भाई। साथ ही हम इसकी बात करें तो इसको बनाया किसने है? तो बनाने की अगर हम बात करते हैं तो इसे सीडेक के द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा भाई? सीडेक ने इसे बनाया है। किसने बनाया है? सीडेक द्वारा इसको डिजाइन किया गया है। इसका सॉफ्टवेयर, बड़ी अच्छी बात है भाई, जो सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करते हैं, सॉफ्टवेयर जो है ये कहाँ का है? भारत का ही है। इसका जो सॉफ्टवेयर है वो कहाँ का है? भारत का बना है भाई, भारत का बना हुआ है। ये भी आप लोगों को बड़े गर्व करने की बात है। साथ ही हम बात करें इसे भाई NSM जो आपका नेशनल
सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत संस्था में शामिल किया गया। मिशन पूछ लेगा NSM, किस मिशन के तहत इसे, इस जो IISc बेंगलुरु के अंदर या भारतीय विज्ञान संस्थान के अंदर इसको शामिल किया गया है, तो ये आपका नेशनल रह जाएगा, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत इसको क्या किया गया है, शामिल किया गया है। ये आप लोगों ने ध्यान रखना। किसने भी, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत इसे क्या किया गया है, शामिल किया गया है। अगर पूछे तो इसके अंदर सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, सिस्टम में जो नोट्स होते हैं, नोट्स इसके अंदर कितने हैं, नोट्स आपके 156 नोट्स हैं इसके अंदर। और मेमोरी कंप्यूटेशन के लिए जो अधिकतम उत्पन्न कर सकता है कितना, तो कोर कितनी उत्पन्न कर सकता है, 7488 ये कोर उत्पन्न कर सकता है, कोर उत्पन्न कर सकता है। किसके लिए, ये थोड़ा सा कंप्यूटर की लैंग्वेज है, तो कंप्यूटर की क्लास चलेगी तो आप लोगों को बता दिया जाएगा। नोट्स और इनका जितना ज्यादा ये उत्पन्न करेगा उतनी ज्यादा वो कंप्यूटर का होता है आपका शक्तिशाली होता है। साथ ही हम इसकी बात करें जो इसकी सुपर कंप्यूटर में और क्या विशेषता है, तो इसमें भाई आपका 3.3 पेटाफ्लॉप्स की सुपर कंप्यूटिंग क्षमता है। फ्लॉप्स की सुपर कंप्यूटिंग क्षमता है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। क्या भाई इसके अंदर पेटाफ्लॉप्स की सुपर कंप्यूटिंग की इसके अंदर क्या है, क्षमता है, ये भी आप लोग समझ सकते हैं भाई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ये भी आप लोगों का बहुत बेहतरीन है भाई, इसको आप नोट करेंगे। अगर स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भाई। किस देश ने कैंसर मूनशॉट कार्यक्रम को दोबारा से आरंभ किया है, तो इसको रफ कर रहा हूं भाई। अगला जो क्वेश्चन आपका, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। किस देश ने, अभी हाल ही में चर्चा में रहा भाई, किस देश ने कैंसर मूनशॉट कार्यक्रम को दोबारा से आरंभ किया है। अगला क्वेश्चन भी आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3, किस देश ने कैंसर मूनशॉट कार्यक्रम, एक कार्यक्रम है भाई आपका, कौन सा, कैंसर मूनशॉट कार्यक्रम को आरंभ किया है, कार्यक्रम को आरंभ किया। ओके भाई, इसका मतलब देखो दो चीजें हैं। सबसे पहले तो ये पूछेगा कि कैंसर मूनशॉट का संबंध कहां से या किस देश से, इसने इस कार्यक्रम को किस देश ने आरंभ किया है, ये भी बड़ा शानदार क्वेश्चन है। तो देखिए अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसका मतलब ये कि आरंभ किया, दोबारा आरंभ किया है, तो पहले भी चलता था, तो पहले तो ये लेते कि किस देश से संबंध है। अगर इस देश की बात करें, इसका जो संबंध है यूएसए से भी, कहां से, यूएसए से। ये जो कार्यक्रम है ओबामा के कार्यकाल में चलाया गया था, कार्यकाल में चलाया गया कार्यक्रम था भाई, चलाया गया कार्यक्रम था। ठीक है, ओबामा के कार्यकाल में चलाया गया था, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। साथ ही बात करें अब चर्चा में क्यों है, तो अब चर्चा में है ये क्योंकि जो बाइडन ने, किसने भाई, जो बाइडन ने इसे दोबारा से चलाया है। अब ध्यान देना भाई, देखिए कोविड-19 के दौरान पिछले 2-3 साल के अंदर मैं बात करूं, दूसरी बीमारियों की तरफ ध्यान बहुत कम दिया गया है। इस कोविड के चक्कर में बहुत से लोगों की दूसरी बीमारियों से भी मौत हुई है। और इसमें विशेष तौर पे अगर मैं भारत की बात करूं तो कैंसर ने बहुत तबाही यहां पर मचाई है, बहुत सारे लोगों को इन्फेक्टेड किया है। अब सेम यहाँ पर हम इस कैंसर मूनशॉट की बात कर रहे हैं, तो वही कहानी वहां पर हो रखी है भाई। ठीक है, और कैंसर से बचाने के लिए ये कार्यक्रम यहाँ पर यूएसए के राष्ट्रपति ने दोबारा से लॉन्च किया है। लक्ष्य है इसका क्या, कैंसर को समाप्त करना। लक्ष्य क्या है भाई इसका, इस कार्यक्रम का, तो कैंसर जो बीमारी है, कैंसर को समाप्त करना
समाप्त करना इसका क्या रहेगा, लक्ष्य रहेगा। और अगले 25 वर्ष में भाई, अगले 25 वर्षों में कैंसर मरीजों की जो संख्या 50% से कम करना इसका लक्ष्य रहेगा। 50% से कम करना क्या रहेगा, इसका लक्ष्य रहेगा। ये भी आप लोगों को नोट करने वाली बात है। मृत्यु दर 25 वर्षों में 50% से कम करना, या कह सकते हो मृत्यु दर को कम करना। मृत्यु जो दर है, कैंसर से जो मृत्यु दर 50% तक कम करना, ये इसका लक्ष्य रहेगा। और कैंसर और लक्ष्य की बात करें तो कैंसर से अधिक लोगों को बचाना, कैंसर से अधिक लोगों को बचाना इसका उद्देश्य में शामिल है। अब जब यूएसए की बात हो रही है तो आपको पता है यूएसए के अंदर भारतीय मूल की पहली महिला आपकी उपराष्ट्रपति है, कौन है, कमला हैरिस है भाई। कमला हैरिस जो है भारतीय मूल की पहली उपराष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति, और वहां की भी पहली महिला उपराष्ट्रपति है भाई। साथ ही बात करें कब सबसे विश्व के अंदर सबसे कम समय के लिए ये कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बनी है। कार्यवाहक, जब जो बाइडेन साहब बीमार हुए थे तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर भी इन्होंने काम किया था, राष्ट्रपति के तौर पर भी काम किया था, कह सकते हैं उपराष्ट्रपति है। तो भारत के अंदर भी अगर हम बात कई बार करते हैं तो भारत के उपराष्ट्रपति का जो पद है वो हमने कहां से, यूएसए से प्रभावित होकर के लिया था। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और लेकिन यहां पर फर्क इतना है कि यूएसए का जो उपराष्ट्रपति है ये जब राष्ट्रपति के तौर पे काम करता है तो बचे हुए कार्यकाल के लिए करता है, किसके लिए, बचे हुए समय के लिए काम करता है। और लेकिन भारत का उपराष्ट्रपति जब कार्यवाहक राष्ट्रपति रहता है तो वो केवल 6 महीने के लिए, 6 मंथ्स के लिए वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर काम करता है। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसका भी आपको पता होना चाहिए। तो कैंसर जो मूनशॉट है यूएसए ओबामा के कार्यकाल में चलाया गया, यूएसए से संबंध इसका ओबामा कार्यकाल में चलाया गया कार्यक्रम था, जो बाइडेन इसको दोबारा शुरू किया। लक्ष्य की बात करें तो कैंसर को समाप्त करना, 25 वर्ष में 50% कैंसर से मौतों को कम करना इसका रखा गया। कमला हैरिस वहां के प्रधानमंत्री उपराष्ट्रपति हैं और इनका संबंध भारतीय मूल की है। कहा कि ये भारतीय मूल की, इनकी मदर जो थी वो वहां पर एज ए नर्स गई थी और आज उनकी बेटी वहां पर क्या है, उपराष्ट्रपति के तौर पे काम कर रही है। ठीक है, बहुत शानदार क्वेश्चन था ये भी आप लोगों का, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी अगला था सतत पेयजल स्रोत बनाने के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, एक बार मैं इसको रफ करता हूं फिर अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। वो भी वही आपका बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अभी हाल ही में एक योजना हुई है लॉन्च, उसका संबंध पूछेंगे तो वो भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। 2022 के जो एग्जाम है उनमें आप लोगों का ये पूछा जाने की संभावना बनी रहेगी भाई। चलिए क्वेश्चन है आप लोगों का, मिशन भगीरथ किसके द्वारा आरंभ किया गया। क्वेश्चन नंबर 4 है जो चर्चा में है आपका, मिशन भगीरथ का संबंध किस राज्य या यूटी से रहा है, किस राज्य अब्लिक यूटी से है भाई, यूटी से है। सबसे पहले तो ये कि मिशन भगीरथ है क्या भाई, तो जो आपके जल स्रोत या सतत जल कह सकते हो आप, या जल को लेकर के इसका संबंध कह सकते हो, पानी को लेकर के, पानी की व्यवस्था को लेकर के यहां पर ये मिशन जो आपका भगीरथ है ये चलाया गया भाई। और सबसे पहले तो हम इसका आंसर लेते हैं, ये है आपका कहां, कौन से राज्य, तेलंगाना में। कब भाई, तेलंगाना द्वारा ये मिशन को चलाया गया है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। 2015 में इस मिशन को कब शुरुआत की थी, शुरुआत की अगर हम बात करें मिशन भगीरथ की तो 2015 में इसको क्या किया गया था भाई, आरंभ किया गया था। आरंभ की अगर हम बात करते हैं तो कब, 2015 में इसे आरंभ किया गया था। किस लिए किया गया था, स्रोत जो पेयजल है, स्रोतों को सुरक्षित और सतत बनाने के लिए, यानी कि जो पीने के जो जल के जो स्रोत हैं या जो साधन है, पीने के पानी के जो साधन है उन्हें क्या करना, उनको सुरक्षित बनाए रखना और सतत, यानी कि उन्हें लगातार और सुरक्षित बनाए रखना, वो खत्म नहीं होने चाहिए।
पीने के पानी के जो है, पानी के कह सकते हो आप, डायरेक्ट पानी भी कह सकते हो, पानी के जो स्रोत हैं, स्रोतों को क्या बनाए रखना, सतत बनाए रखना, साथ में कह सकते हो सुरक्षित बनाए रखना। सुरक्षित बनाए रखना इस मिशन, सुरक्षित, तो इस मिशन का क्या रहेगा, उद्देश्य रहेगा। इसकी शुरुआत 2015 में की गई थी। ओके, क्योंकि इस राज्य में क्या है, तेलंगाना में क्या है, जो न्यूनतम बारिश कैसी है, न्यूनतम है भाई, मतलब कम बारिश है, तो जरूरी बात है कि जो आपके जल के स्रोत हैं वो क्या है, खत्म हो सकते हैं। इसको भी यहाँ पर मेंशन करना है आप लोगों ने। और भूजल में क्या पाया जाता है, फ्लोराइड की मात्रा अधिक पाई जाती है भाई। फ्लोराइड की मात्रा जो यहाँ का जो पानी है उसमें मात्रा जो है कह सकते हो आप अनुमेय स्तर पार करती है भाई, अनुमेय स्तर तक है। फ्लोराइड की जो मात्रा है वो भी इसके अंदर ज्यादा पाई जाती है। इसमें 50 लगभग जल उपचार संयंत्रों का निर्माण की इस योजना के तहत 50 जल उपचार संयंत्रों का निर्माण किया गया। जल उपचार संयंत्रों का क्या, संयंत्रों का निर्माण हुआ भाई, का निर्माण किया गया है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए भाई। अच्छा क्वेश्चन था, नदी प्रवाह पानी का दोहन, क्योंकि यहाँ पर ये बात करा तेलंगाना जो राज्य है, तेलंगाना राज्य में ये आपका 2015 में किया गया था। अब चर्चा में है क्योंकि अब इसके अंदर क्या 50 जो आपके जल उपचार संयंत्र यहाँ पे लगाए जा रहे हैं। फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, न्यूनतम कम, या कह सकते हो बारिश जो कम है। इसका जो उद्देश्य है वो केवल पानी को बचाना है, या कह सकते हैं जो जल स्रोत है उन जल स्रोतों को बनाए रखना, इसका क्या है उद्देश्य है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 है आपका, ये है अभी हाल ही में एक आपकी थेरेपी चर्चा में रही है, उसका संबंध किससे, CAR-T सेल थेरेपी, CAR-T सेल थेरेपी, T सेल थेरेपी चर्चा में है। इसका संबंध किस बीमारी से भाई, इसका जो संबंध है, इसका संबंध किससे है, इसका संबंध की अगर हम बात करें तो किससे है, चलिए भाई इसके संबंध की बात कर रहा है यहाँ पर। तो सीधी सी बात करें, ये आपकी जो थेरेपी है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कीमोथेरेपी वगैरह, तो कीमोथेरेपी का संबंध भी किससे, आपका कैंसर से है। और इस थेरेपी का संबंध CAR वही बात कर रहा है यहाँ पर, तो इसका संबंध किससे भाई, कैंसर से है, कैंसर से इसका संबंध है। ये किसी व्यक्ति की T कोशिका के आनुवंशिक रूप से क्या करती है भाई, कैंसर कोशिकाओं की पहचान करती है। ये क्या करती है, कैंसर कोशिकाओं की, कैंसर जो कोशिका है, कोशिका की पहचान करती है, साथ ही हम बात करें उन्हें नष्ट भी करती है। और स्टार्टिंग में 2 लोगों पर ये जब प्रयोग किया गया तो 10 साल बाद भी, देखिए 2 मानवों पर इसका प्रयोग हुआ था, मानवों पर या कह सकते हो बंदों पर जो भी मरीज थे, तो 10 वर्ष बाद भी उनके खून में जो कैंसर की जो कोशिकाएं हों उनको समाप्त करने की ताकत है, वो आप इस प्रकार की कह सकते हैं। उसको इस तरीके से लिखेंगे, देखिए 10 वर्ष बाद भी कैंसर को नष्ट करने वाली कोशिकाएं मिली हैं। 10 वर्ष बाद भी कैंसर को नष्ट करने वाली क्या मिली है, नष्ट करने वाली कोशिकाएं पाई गई हैं भाई, कोशिकाएं मिली हैं। सीधी सी बात करें तो CAR-T सेल थेरेपी का संबंध भी किससे, आपका कैंसर से। भयंकर रोग है, बार बार 2-3 क्वेश्चन आप लोगों के कैंसर के आ चुके हैं। मैंने बताया था 2030 तक हमारे पास तकरीबन 2 करोड़, भारत के 2 करोड़ लोग कैंसर से ग्रसित होंगे 2030 से 40 के बीच में अगर हम बात करते हैं। साथ ही हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो कैंसर जो है आपका, ये इस कोविड-19 की वजह से मरने की जो रेट रहा लोगों का, वो कुछ ज्यादा ही बढ़ा है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट करेंगे। चलो भाई अगला क्वेश्चन आपका, पुनरोधाम स्वदेश दर्शन योजना का संबंध किस राज्य से रहा है, इसको मैं रफ कर रहा हूं।
चले भाई, हाल ही में पुनरोधाम किस राज्य के द्वारा, पुनरोधाम क्वेश्चन नंबर 6 है आपका जो चर्चा में रहा आपका, ओए आवाज नहीं, पुनरोधाम किस राज्य से संबंधित है भाई? पुनरोधाम जो चर्चा का विषय रहा है, पुनरोधाम चर्चा में रहा है, इसका संबंध किस राज्य से रहा भाई? इसका जो संबंध है ये किससे रहा है? इसका संबंध किस राज्य से रहा है? राज्य से रहा है। शानदार क्वेश्चन है आप लोगों का। पुनरोधाम की अगर हम बात करते हैं, देखिए इसका संबंध जो है बिहार से रहा है। कहां से रहा है? बिहार राज्य से इसका संबंध रहा है। इसे चर्चा में जो रहने की जो बात है, इसे अभी स्वदेश दर्शन किसके तहत भाई? इस पुनरोधाम जो आपका चर्चा में रहा जिसका बिहार से संबंध है, इसके देखने वाली बात यह है कि पुनरोधाम को स्वदेश दर्शन योजना के तहत, स्वदेश दर्शन योजना है, उसके तहत, उस योजना के तहत सीधा सा पूछेगा कि स्वदेश दर्शन योजना के तहत किस धाम को आपका जो है रामायण परिपथ में शामिल किया है। तो स्वदेश दर्शन योजना के तहत इसे किसमें नहीं? रामायण परिपथ में शामिल किया है। परिपथ में शामिल किया है। किसमें शामिल किया है? रामायण परिपथ में इसको शामिल किया है। सीधी सी बात है, सबसे पहले पूछेगा पुनरोधाम का संबंध कहां से है? तो बिहार से है। अभी इसे किस स्वदेश दर्शन योजना, यहां तुम्हारे लिए क्वेश्चन ये है कि स्वदेश दर्शन योजना का प्रारंभ कब किया गया? प्रारंभ कब किया गया, कब और किस मंत्रालय द्वारा? किस मंत्रालय द्वारा इसका प्रारंभ किया गया? ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनने वाला भाई, ठीक है। ओके, इसे पर्यटन मंत्रालय की योजना के तहत शामिल किया गया है। इसे किसके तहत भाई? पर्यटन मंत्रालय जो है आपका मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय की योजना के तहत, प्रसाद जो योजना है उसके तहत इसे शामिल किया गया है। PRASHAD, प्रसाद जो योजना के तहत शामिल किया गया। ये योजना भी क्या है, इसका भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ठीक है। इसके अंदर आपके वैशाली नगर हैं, आसामसाद, पटना, राजगिरी, पावापुर और भी बिहार के कई सारे स्थलों को इस योजना के तहत शामिल किया गया है। तो ये भी आप लोगों का अच्छा क्वेश्चन बना है। पुनरो जो धाम है चर्चा में, इसका संबंध किस राज्य से रहा है? बिहार से रहा। स्वदेश दर्शन योजना के तहत रहा है। पर्यटन मंत्रालय प्रसादों के तहत भी इसका क्या रहा है, इस योजना में शामिल किया गया है। ये भी आपका क्वेश्चन है बनता है। अगला क्वेश्चन नंबर आज का जो 7 है उसके ऊपर हम बात करेंगे। देखिए अगला जो क्वेश्चन आप लोगों का, नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट कम ऑर्गेनाइजेशंस योजना की अवधि क्या थी? देखिए ये है आपका भाई, हम बात करें इसका। देखिए नेशनल हेरिटेज NHCT सिटी डेवलपमेंट NHCDA वाई कह सकते हैं, NHCDA वाई या HRID वाई, इसको पूरा लिखेंगे आप लोग। देखिए नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट कम अगमेंशन योजना की अवधि क्या थी? अगमेंशन योजना की अवधि क्या थी? बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है आपका। इस योजना का ये पूछ रहा है कि इसे कब लागू किया गया था या कब इसको स्टार्टअप किया गया, अवधि क्या थी? तो जो आंसर की अगर हम बात करते हैं तो सीधी वही 2015। नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड एंगेजमेंट योजना किसकी योजना थी भाई आपकी? ये केंद्र सरकार की योजना है। केंद्र सरकार की योजना है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। इसमें क्या होगा भाई, इसे 2012 में इसको आरंभ किया गया था, 2015 में आरंभ किया गया। 2015 में इसको क्या किया गया? स्टार्ट किया गया। कितने शहरों में भाई? 12 शहरों में इसको क्या किया गया? लागू किया गया। और इसके पैसों की अगर हम बात करें
453.90 जो CR करोड़ रुपए इसके तहत आवंटित किए गए हैं। और इसमें कितने 77 परियोजनाएं आपकी योजनाएं इसके अंदर रहने वाली, कितनी 77 परियोजनाएं रहने वाली हैं। साथ ही हम बात करें, देखिए 18 पॉइंट इंपोर्टेंट जो चीज है ये आपकी 18.34 जो आपका करोड़ रुपए है, ये आपकी 2 परियोजनाओं पर भी लागू हो रहा है। 2 परियोजना है जो चल रही है। परियोजना सीधा पूछ लेगा इस परियोजना का संबंध कहां से है, तो एक है आपका बादामी, ये कर्नाटक में बादामी परियोजना, बादामी कर्नाटक के अंदर, भैया आपका कर्नाटक के अंदर है। दूसरी जो परियोजना वारंगल जो परियोजना है ये आपकी कहां पर है, तेलंगाना में। तेलंगाना में कौन सी आपकी वारंगल जो परियोजना है कहां पर है, तेलंगाना में। और ये मिशन जो आपका चला था ये समाप्त कब हुआ, 2019 में ये आपका मिशन है समाप्त हो गया। ठीक है, आज की हमने जो क्लास के ऊपर बात करी है ये आपके जो 7-8 क्वेश्चन कराए हैं। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के। हमने यहाँ पर सुपर कंप्यूटर की बात करी है, सीडेक के द्वारा बनाया गया है, किस संस्थान ने इसको शामिल किया गया, भारतीय विज्ञान संस्थान द्वारा उसको शामिल किया गया है। और ऐसा सबसे बड़ा कंप्यूटर यूज करने वाली पहली संस्थान भी आपकी वो बन चुकी है। ठीक है, उसके साथ फिर हमने आपका जो कैंसर को लेकर के बात करी कि यूएसए में दोबारा से कौन सा जो प्रोग्राम था उसको दोबारा से कैंसर प्रोग्राम शुरू किया गया। साथ ही फिर हमने थेरेपी की बात करी, सीआरपी थेरेपी की बात करी, साथ फिर हमने पुनरुत्थान की बात करी है। आज की जो क्लास जो रही है आपकी, इस क्लास के अंदर मैंने एक ही क्वेश्चन छोड़ा है, 1-2 क्वेश्चन छोड़े हैं। कृपया करके इस क्लास को प्यार दिखाएंगे आप लोग। कल की क्लास के लिए भाई हम माफी चाहते हैं उज्जवल परिवार की तरफ से कि भाई वो ठीक से उसकी विजुअलिटी नहीं थी। हम पता नहीं कर पाए कि कब उसके अंदर ये टेक्निकल फॉल्ट हुआ और उसकी वजह से वो जो आपका जो भी इशू रहा देखने का वो मैं समझ सकता हूँ। बाद में मैंने उस क्लास को देखा था। ठीक है, चलिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे नए अंदाज में। और ये जो आपकी इंपोर्टेंट क्वेश्चन की क्लास ऑल एग्जाम के लिए आपकी ये बहुत काम आने वाली क्लास है। इसको मैं एक बात ही बोल रहा हूँ और साथ ही ये बोल रहा हूँ कि इस क्लास का लेवल अप करने की कोशिश करें और आप इधर उधर भटके ना, एक जगह अपना ध्यान कंसंट्रेशन करके पढ़ाई करिए। थैंक यू, जय हिंद।